गुड आफ्टरनून। हम लोग जो कल चर्चा किए थे वो आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला दें। हम लोग चर्चा किए थे उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे सिंधु तंत्र की। सिंधु तंत्र की चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने आपको ये बताया था कि उत्तर से मिलने वाले सहायक नदियां कौन सी हैं। उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी और फिर हमने बताया था आप लोगों से कि दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी हैं। दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी, ठीक है। इन दो चीजों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। अब हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण नदी हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उसको हम लोग नोट करते चलेंगे। एक एक नदी की चर्चा करेंगे उसमें जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर कुछ उसकी विशेषताएं 2-4 पॉइंट लिखेंगे। ऐसे करते करते इस सिंधु तंत्र को पूरा करेंगे। पहला इसमें जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, ये उद्गम कहाँ है इसका? मुहाना कहाँ है? मुहाना माने जहां पे जाके गिरती है, उद्गम माने जहां से ये निकलती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें चर्चा करेंगे जो इसके अन्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, ये कहाँ भारत में प्रवेश करती है? कहाँ प्रवेश करती है? कहाँ ये प्रवेश करती है, ठीक है। उद्गम मैंने कल ही बताया था आप लोगों से। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, अनिल अनिल थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है लेखन में, थोड़ा देखिए इसको। अभी तो ठीक है, कुछ दिक्कत है क्या? ठीक है, थोड़ा सा अभी लिख रहे थे तो कट रहा था, ठीक है। अच्छा, अभी ठीक चल रहा है, ठीक है। ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, मैंने पहले आपसे बताया था कल के क्लास में। इसका जो मुहाना है वो अरब सागर है, ठीक है। उसके बाद ये कहां से प्रवेश करती है भारत में, ये इसका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हो सकता है कमीशन अभी सब पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। यहां से कमीशन पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। यह है दमचौक के निकट, दमचौक के निकट से भारत में प्रवेश करती है और चिल्लहट में पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है, फिर चिल्लहट के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। ये प्रवेश करने वाला बात इसका हो गया। आप लोग जैसे हम लिखते जा रहे हैं तो आप लोग नोट करते जाइएगा, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लिएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
उसके बाद फिर सिंधु की एक और विशेषता है, वो ये है कि ये बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, ये बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी से एक विशेषता है, ये 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाक के बीच एक सिंधु समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है कमीशन, 1960 वाला क्वेश्चन पूछता है सिंधु समझौता कब हुआ था। इसमें यह निर्धारित किया गया था कि सिंधु नदी के जो मुख्य धारा है उससे जो जल प्राप्त हो रहा है और जो उसकी सहायक नदियों से जल प्राप्त हो रहा है उसका केवल 20% ही भारत यूज करेगा। इस पे भारत ने उस समय अपनी स्वीकृति व्यक्त की थी। बाद में जाके अभी जो वर्तमान सरकार का स्टैंड है वो इस समझौते को मानने से मना कर रही है। जो वर्तमान सरकार का स्टैंड है, सिंधु नदी समझौते के तहत 20% भारत ने यूज करने की उसमें संधि हुई थी कि इसका जो जल है सिंधु तंत्र का उसका 20% भारत यूज करेगा और 80% जो है वो पाक यूज करेगा। 80% पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत यूज करेगा। ये सिंधु नदी समझौते के तहत ये हुआ था 1960 में। सिंधु नदी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वर्तमान सरकार इसका विरोध कर रही है। सरकार कह रही है कि हम इस संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ओके, उसके अलावा एक इसमें झेलम नदी आती है। झेलम नदी जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है एक तो, ठीक है, चुनाव में जाके मिलती है। हमने आपसे बताया था कि इसकी जो प्रथम विशेषता है वो ये है कि ये शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, और वुलर झील में जाके मिलती है। वुलर झील में मिलती है, वहां से फिर ये आगे बढ़ती है, उसके बाद जाके चेन्नई में मिलती है। चेन्नई में मिलती है। ठीक है, ये चेन्नई में मिलती है। इसके बाद ये झंग के निकट, झंग जो है पाकिस्तान में है, झंग के निकट चेनाव से मिलती है। ये पॉइंट झंग के निकट वाला, ये झंग एक बार कमीशन पूछा हुआ था तो वो क्वेश्चन मुझे याद आ गया। झंग के निकट ये चेन्नई में मिलती है। इसको आप लोग इस नोट में अपने शामिल कर लीजिएगा। झंग के निकट, झंग के निकट ये मिलती है उसमें। ठीक है, उसके बाद फिर चिनाव आता है। अच्छा, चिनाव ही इसकी मुख्य सहायक नदी है। सिंधु की जो सहायक, ये जो पंचनद हैं वो सारी नदियां जाकर चिनाव मिलती हैं, फिर चिनाव फिर आगे बढ़ के फिर सिंधु नदी मिल जाती है। मुख्य जो नदी है सिंधु की सहायक नदी वो चिनाव ही है। कमीशन इस बार आईएएस ने इस पर क्वेश्चन बनाया है इसी बार पीसीएस में। वो पूछा था कि जो सिंधु की जो मुख्य सहायक नदी है, जो पंचनद जिसमें जाके मिलती हैं, और वो फिर पंचनद फिर एक नदी में परिवर्तित होकर सिंधु में जाके मिलती है, तो कौन सी नदी में परिवर्तित होती है? तो चिनाव नदी में परिवर्तित होती है वो। तो उसका आंसर चुनाव था। इसी बार आईएएस में पूछा हुआ था क्वेश्चन 2021 में, पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। ठीक है, तो चुनाव एक महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ पे सारी नदियां जाके इसमें मिलती हैं चुनाव में। उसके बाद फिर ये चुनाव के नाम से आगे बढ़ती हैं और फिर सिंधु में जाकर मीठन कोट के आसपास सिंधु में जाके मिल जाती हैं। चिनाव का जो उद्गम है वह हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा है, वहां से ये निकलती है
इसमें दो नदियों का समुच्चय है, चंद्र और भागा। मैंने पहले ही आपको बताया था उस दिन, चंद्र और भागा दो नदियों से मिलकर ये बनी है। उसके बाद आगे जब ये दो नदियाँ मिल जाती हैं फिर आगे जाके चिनाव के नाम से आगे बढ़ती है। इसकी विशेषता यही है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपसे इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। चंद्र और भागा पूछ सकता है पीटी में कि किसका जो उद्गम है वो प्रारंभिक चरण में चंद्र और भागा नाम से हुआ है, कौन से दर्रे से होकर इसका निर्माण हुआ है, बड़ा लाचला दर्रे से होकर, ये इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। ये दो फैक्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ही कि किस कहाँ पे उद्गम होता है चिनाव का। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें आता है रावी। तो जल्दी कर लेते हैं क्योंकि नदी ज़्यादा है। रावी नदी का जो उद्गम है वो पहले बताया था हमने, वो कांगड़ा में, ठीक है, कांगड़ा जिले के आसपास इसका जो उद्गम हुआ था वो कांगड़ा जिले के आसपास हुआ था। इसकी एक विशेषता है कि ये रावी नदी जो है तो वो चिनाव की सहायक नदी है, चिनाव की सहायक नदी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है ये भी, आप लोग इसको ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से निकलती है और फिर चिनाव में जाके मिलती है। रावी नदी की कोई खास विशेषता नहीं है। और जो इसके तट वाले शहर हैं उसकी हम चर्चा हम पहले बता दिया आपसे कि इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, एक क्लास अलग लेके। ठीक है, उसके बाद ब्यास नदी आती है। ब्यास नदी का जो उद्गम है वो ब्यास कुंड से हुआ है। ब्यास कुंड से हुआ है। ठीक है, ब्यास कुंड कहाँ है तो कांगड़ा के पास ही में है, कांगड़ा के पास ही में है हिमाचल प्रदेश में। ये ब्यास नदी जो है वो सतलज की सहायक नदी है, ये इंपॉर्टेंट है। सतलज की सहायक नदी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, ब्यास कुंड से निकलती है, उद्गम है इसका, और फिर सतलज में जाके मिलती है। ये मुहाना इसका सतलज है, मुहाना। ठीक है, ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है और सतलज में जाके मिलती है। ये सब चर्चा हमने पिछली क्लास में किया था। थोड़ा एक बार सटीक इसलिए रखेंगे, आप लोग अपना नोट्स तैयार कर लें इसमें। उसके बाद फिर सतलज है, सतलज नदी है। इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। मानसरोवर झील के पास से निकलती है और फिर जो है वो चिनाव में जाके मिलती है। चिनाव में मिलती है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध इसी नदी में बनाया गया है। भाखड़ा नांगल कई बार कमीशन ने पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखें। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे ही है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। ये निकलती है कहाँ से है और यहाँ मिलती कहाँ से है। एक अन्य विशेषता है इसकी सतलज नदी की ये है। एक और विशेषता है जो इसके मिलन से ही संबंधित है सतलज नदी के, वो ये है कि सतलज नदी जो निकलती है वो शिपकिला दर्रे से ही निकलती है। शिपकिला दर्रा एक पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग मिस मत करिए, इसको नोट कर लीजिए। शिपकिला दर्रे से ही निकलती है ये, सतलज का ये है। अब यहाँ पे कुछ दोआब बनते हैं, वो उस दोआब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस दोआब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो दोआब देखिए। एक जो दोआब बनता है वो बारी दोआब है। बारी दोआब का मतलब होता है कि जहां दो नदियां आपस में मिलती हैं, जैसे ये ब्यास नदी है और ये सतलज नदी है,
ये जो दोनों के क्षेत्र का क्षेत्र, दोनों के बीच का क्षेत्र है, ये दोआब माना जाता है। इसी को दोआब कहते हैं। ठीक है, इसी को दोआब कहते हैं। ठीक, आगे बढ़े हम। जो बारी दोआब है वो किन, पूछता है कि किन नदियों के बीच में है ये इसका, तो ब्यास और रावी, ब्यास और रावी नदी के बीच में ब्यास दोआब का, बारी दोआब का विस्तार है। बारी दोआब है ब्यास और रावी के बीच में। उसके बाद फिर बिष्ट दोआब है, बिष्ट दोआब। ठीक है, दोआब का मतलब आप लोगों ने समझ लिया। बिष्ट दोआब का जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है वो ब्यास और सतलज के मध्य पाया जाता है, मध्य पाया जाता है। ये दोआब कई बार पूछता है कमीशन, बिष्ट दोआब, बारी दोआब, बिष्ट दोआब। उसके बाद फिर उसके, ये बात आप लोगों ने नोट कर लिया ना, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर रचना दोआब है, रचना दोआब है, ये रावी और चनाव के मध्य, चनाव के मध्य इसका विस्तार है। ठीक है, रावी और चनाव के मध्य इसका विस्तार है। ये दोआब का क्षेत्र हो गया। अब हम लोग आते हैं गंगा तंत्र में। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें, रावी और चनाव के मध्य रचना दोआब है। एक ठो सिंधु सागर दोआब भी आता है, वो भी आप लोग नोट कर लें, हो सकता है पूछ ही दे, तो वो नोट कर लें आप लोग। सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर जो दोआब है सिंधु सागर जो दोआब है वो आपका झेलम और सिंधु नदी के मध्य है। नोट कर लीजिए इसको, झेलम और सिंधु नदी के मध्य है, झेलम और सिंधु नदी के मध्य है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं गंगा तंत्र में। गंगा तंत्र में आते हैं, कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि किशनगढ़ है, किशनगंज है, झेलम का, तो उसको हम लोग जब नदी की तट की चर्चा करेंगे, कौन से किसके सहारे कौन सी नदी है, तो वहां पे हम लोग उसकी चर्चा कर लेंगे। उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। गंगा तंत्र हम लोग पढ़ते हैं, गंगा तंत्र पढ़ते हैं। अब गंगा तंत्र में पहले हम लोग वही प्रक्रिया अपनाएंगे, पहले उसका पूरा मैप आप लोगों को स्पष्ट करेंगे, कौन कौन सी नदी कहाँ से आके मिलती है, फिर उसके बाद एक एक करके जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये है आपका गंगा नदी। इस तरीके से गंगा नदी हिमालय से आपका उत्तराखंड से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से निकलती है और यहां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उत्तरकाशी में यहां पे एक झील पाई जाती है, सॉरी ये झील नहीं, ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर पाया जाता है।
उसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री, ठीक है। गंगोत्री से ही ये जाह्नवी के नाम से आगे बढ़ती है। जाह्नवी, जाह्नवी शुरुआत में गंगा का नाम जाह्नवी के नाम से ही गंगोत्री के नाम से आगे बढ़ती है। ये जाह्नवी आपको याद रखें, गंगोत्री से जब ये निकलती है तो जाह्नवी के नाम से ही निकलती है, वहां पे इसको जाह्नवी के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। वहां से जब ये निकलती है तो उसके बाद एक मिलांगना नदी, एक पहाड़ी नदी है भिलांगना, भिलांगना नदी आके गंगा मिलती है, और जहां पे ये मिलती है वहीं पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण कई सारे जो है पारिस्थितिकी जो तंत्र समर्थक हैं लोग हैं, वो उसके ऊंचाई को लेकर इसका विरोध करते हैं, इसलिए चर्चा में बना रहता है। ये विरोध क्यों है? इसके ऊंचाई को लेकर है, इसको आप लोग ध्यान रखें। टिहरी बांध इसी भिलांगना के तट पे ये मिलता है, ठीक है। एक पार्ट आप लोगों ने समझ लिया। अब दूसरे पार्ट कुछ जो है कि संगम है, उस संगम को हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद फिर यहाँ से फिर जहाँ से गंगा नदी के रूप में जाना जाता है, उसके बाद हम लोग वहाँ की चर्चा करेंगे। यहाँ तक केवल यहाँ का उद्गम उत्तरकाशी गंगोत्री जाह्नवी के नाम से आगे बढ़ती है, उसके बाद मिलांगना नदी मिलती है, मिलांगना के बाद ये वहाँ के तट पर ये टिहरी नदी का टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। अभी तक इसको गंगा नाम नहीं मिला हुआ है, आप लोग इस बात को समझिएगा। गंगा अभी हम बताएंगे कहाँ से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है, अभी तक ये मिलांगना के नाम से ही आगे बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक इस तरीके का यहाँ पे है विष्णुप्रयाग, यहाँ पे है कर्णप्रयाग, यहाँ पे है रुद्रप्रयाग, यहाँ पे है देवप्रयाग, ठीक है। यहाँ पे है देवप्रयाग। ये जो मैंने आपको भी बताया, यहाँ से जो भागीरथी नदी भागीरथी आती है, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से ये निकलती है गंगोत्री से, यहाँ पे इसको जाह्नवी कहा जाता है, यहाँ से इसको जाह्नवी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से इसको जाह्नवी कहा जाता है, और उसके बाद फिर ये भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है। यहाँ पर एक पहाड़ी नदी भिलांगना मिलती है, इससे भिलांगना मिलती है, यहीं पर टिहरी बांध का निर्माण हुआ है। इसी टिहरी बांध को लेके कई सारे जो पारिस्थितिकी तंत्र समर्थक हैं वो इसका विरोध करते हैं। फिर ये भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है, और यहाँ पे जाके देवप्रयाग में ये ऊपर से आते हुए अलकनंदा नदी से मिल जाती है। अभी बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ये क्रम इंपॉर्टेंट है, ये क्रम आप लोग नोट कर लें इसको। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ऊपर से नीचे का क्रम है, ये इस तरीके का क्रम आता है। ये सब उत्तराखंड के ये सब जो क्षेत्र हैं, जो प्रयाग हैं, वो उत्तराखंड में ही मिलते हैं आपको, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विष्णुप्रयाग के लिए जो नदी तंत्र है वो कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो विष्णुप्रयाग असल में जो क्वेश्चन पूछ रहा है कमीशन, एक तो ये क्रम पूछता है ऊपर से नीचे तक का, उसके बाद पूछता है कि किस नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है। तो हम अब उसकी चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन सी नदी मिलने से कौन सा प्रयाग बन रहा है। तो पहले
विष्णु गंगा और धौली गंगा। धौली गंगा ऊपर से ये विष्णु गंगा के नाम से आगे निकलती है यहीं से मिलाम हिमनद से, ठीक है। यहाँ पे विष्णु गंगा के नाम से आगे निकलती है ये, और फिर यहाँ से आके एक ठो नदी यहाँ पे मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। ये विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों मिलकर यहाँ पे विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं, ठीक है, ठीक है। विष्णु प्रयाग और धौली गंगा मिलके यहाँ पे विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं। उसके आगे जब कर्ण प्रयाग यहाँ पे जो इससे आगे जो नदी बढ़ती है वो अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है। और यहीं से एक नदी आके मिलती है आपका पिंडार नदी। पिंडार नदी और अलकनंदा दोनों मिलकर कर्णप्रयाग का निर्माण करती हैं। पिंडार नदी और अलकनंदा दोनों मिलकर कर्णप्रयाग का निर्माण करती हैं। पिंडार नदी और अलकनंदा, पिंडार और अलकनंदा दोनों मिलकर कर्णप्रयाग का निर्माण करती हैं। और उसके बाद फिर आपका आता है रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में यहां से मंदाकिनी नदी आती है। मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके ये अलकनंदा आ रही है, यहाँ से मंदाकिनी आके मिल जाती है और यहीं पर रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके यहाँ पे रुद्रप्रयाग का निर्माण करती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती हैं, अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है, अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है और फिर ये भागीरथी के नाम से इधर आता है। तो मिला के भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिलते हैं तब यहाँ पे आके देवप्रयाग का निर्माण होता है। और उसके बाद फिर यहाँ से गंगा के नाम से ये आगे बढ़ती है। भागीरथी और अलकनंदा जब दो नदियां मिलती हैं उसके बाद से इसका नाम गंगा हो जाता है। उसके पहले तक का इसका जो नामकरण है वो इस तरीके से बदला हुआ है। छोटी छोटी नदियां इसमें आके मिलती जाती हैं और इसका नाम बदलता चला जाता है। एक बार फिर मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं, ये क्लियर हो जाए आप लोगों को कि सबसे पहले जो गंगा नदी निकलती है वो गंगोत्री से निकलती है, जाह्नवी के नाम से निकलती है, ठीक है। उसके बाद जब वो आगे बढ़ती है तो उसका नाम हो जाता है भागीरथी, भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है। उसके बाद मिलांगना, यहाँ पे एक पहाड़ी नदी आके मिलती है, यहीं पर एक टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, वो विरोध का विषय है। इस पारिस्थितिक तंत्र समर्थक इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और भागीरथी के नाम से ये यहाँ पे आके मिल जाती है अलकनंदा से, ठीक है। और यहीं पर देवप्रयाग का निर्माण होता है। जहाँ पे देवप्रयाग का निर्माण होता है वहीं के नीचे से वो गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। गंगा का नामकरण अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ही हुआ है, उसके आगे जाके, उसके पहले कहीं भी इसका नाम गंगा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दो तीन बातें हैं, जैसे ये जो विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग वो विष्णु धारा और धौली धारा के दोनों के मिलने से विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। उसके बाद अलकनंदा के नाम से जब यहाँ पे विष्णु प्रयाग निर्माण, उसके बाद ये जो धारा है वो अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। अलकनंदा और यहाँ पे पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलती है, फिर दोनों मिलके कर्णप्रयाग का निर्माण करते हैं। उसके बाद फिर अलकनंदा के नाम से फिर यह धारा आगे बढ़ती है, अलकनंदा, और फिर यहाँ से एक मंदाकिनी नदी आके यहाँ पे मिल जाती है। जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं वहाँ पे रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। उसके नीचे जब ये धारा बहती है तो अलकनंदा के नाम से बहती है, और इधर भागीरथी मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। उसके बाद ये जाके यहाँ पे देवप्रयाग का निर्माण करते हैं, अलकनंदा और भागीरथी, और उसके बाद फिर जाके इसका गंगा का नामकरण होता है। उसके बाद ये गंगा के रूप में आगे बढ़ती है। यहाँ तक आप लोग समझ गए पूरी बात। अब उसके बाद हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि ये कैसे आगे बढ़ती है गंगा। यहाँ तक हम लोग ने समझ लिया था कि
ये है आपका भागीरथी और ये है आपका अलकनंदा। ये दोनों यहाँ पे नदियां मिली थी। उसके बाद यहाँ पे देवप्रयाग का निर्माण हुआ था। यहाँ पे देवप्रयाग था ही, देवप्रयाग था ही, ठीक है, यहाँ पे देवप्रयाग था ही। उसके बाद फिर हम लोग आगे की चर्चा करने जा रहे हैं इसमें। अब यहाँ पर आप लोगों को देखना यह है कि कौन सी नदी जो है वो उत्तर से आके मिल रही है और कौन सी नदी दक्षिण से आके मिल रही है। ये थोड़ा गंगा नदी में इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 जो एक नदी इसको मिल रही है वो नैनीताल से निकलने वाली नदी, नैनीताल से एक रामगंगा नदी निकलती है, रामगंगा, ठीक है, वो कन्नौज के निकट जाके मिलती है, कन्नौज के निकट जाके गंगा मिल जाती है। रामगंगा नैनीताल से निकलता है ये, ठीक है। दूसरी नदी थोड़ा स्पेस हमारे पास कम है तो हम इसको कैंसिल करते चले जाएंगे, आप लोग नोट करते चले जाइएगा इसको। दूसरा जो नदी निकलती है वो पीलीभीत से निकलती है। यूपी वाले तो जान ही गए होंगे कौन सी नदी है ये, गोमती नदी, ठीक है। ये जाके गंगा मिलती है उत्तर से, ठीक है। ये गाजीपुर के निकट मिलती है, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक, ये मिल जाती है, ठीक है। आगे जाके एक मिलाम हिमनद ग्लेशियर से एक नदी शारदा के नाम से निकलती है, शारदा के नाम से, लेकिन ये आगे बढ़कर इसका नाम हो जाता है घग्घर, घग्घर नदी। और जब ये यहाँ पे आती है तो गोरखपुर से एक नदी आके इसमें मिल जाती है, इसका नाम है राप्ती, ठीक है। राप्ती नदी गोरखपुर से निकलती है, राप्ती नदी गोरखपुर से निकलती है। मतलब राप्ती घग्घर की सहायक नदी है और दोनों नदियां संयुक्त रूप से घग्घर के नाम से फिर गंगा में मिलती हैं उत्तर से आके, ठीक है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए आपको। पहले रामगंगा मिल रही है, फिर गोमती मिल रही है, उसके बाद फिर घग्घर या फिर शारदा नाम दे दे ऑप्शन में, चाहे राप्ती भी दे दे तो राप्ती उसकी सहायक नदी है तो गंगा की भी सहायक नदी हो जाएगी प्रकारांतर से, तो उसको आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो नदी का गंगा नदी में मिलने वाली नदियां हैं वो ये हैं कि एक है आपकी नेपाल से निकलती है गंडक नदी, गंडक नदी आकर मिल जाती है गंगा नदी में, उत्तर से ये भी मिलती है, ठीक है, उत्तर से भी मिलती है। एक और गंगा नदी से नेपाल से आके नदी निकलती है, उसका नाम है बूढ़ी गंडक। दो नदियां हैं, एक बूढ़ी गंडक है और एक गंडक है, और दोनों नदियां जो है नेपाल से निकलती हैं और दोनों नदियां उत्तर से गंगा मिलने वाली नदियां हैं, दोनों गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। एक गंडक है और एक बूढ़ी गंडक है, ठीक। उसके बाद फिर एक नदी जो ऊपर से आके मिलती है उसका नाम है कोसी नदी, कोसी नदी सिक्किम से निकलती है ये और फिर गंगा में जाके मिलती है, ठीक है। क्लियर हो गया। और ऊपर जाके एक ठो महानंदा नदी आके मिलती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार आप अगर स्पेशल एग्जाम देंगे वहाँ का तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, महानंदा भी जाके ऊपर कोसी के बाद मिलती है उसमें। तो ये उत्तर से मिलने वाली इनकी नदियाँ हो गई। अब हम लोग थोड़ा दक्षिण से मिलने वाली नदियों की थोड़ा चर्चा करते हैं कि दक्षिण से कौन कौन सी नदियाँ गंगा में मिल रही हैं। ये सभी लोग लिख लिए, इसको लिख लें, इसको थोड़ा सा एक मैप रहेगा दिमाग में तो चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका तो जो दक्षिणी से जो नदियां मिलने वाली हैं वो एक है आपकी
बंदरपुर से निकलती है आपकी यमुना नदी। यमुना की एक अलग से चर्चा हम लोग करेंगे, इसकी कौन सहायक नदियां हैं। तो अभी के लिए केवल आप इतना समझिए कि दक्षिण से आके यमुना नदी इसमें मिलती है प्रयागराज में। ठीक है, यमुना नदी आके यहां मिल जाती है। उसके बाद एक नदी आपका अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है, इसका नाम है, सीधे जाके गंगा में मिलती है, सोन नदी। सोन नदी दक्षिण से निकलने वाली जो सबसे लंबी नदी है जो जाके गंगा में मिलती है। आप लोग ध्यान रखें, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन जो इसका उद्गम है वो हिमालय से हुआ है, इसलिए इसको दक्षिण हम कह रहे हैं कि दक्षिण से जो निकलने वाली नदियां हैं उसमें सबसे बड़ी नदी सोन नदी है जो जाके गंगा में मिलती है। ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब फिर सोन नदी कौन सहायक नदियां हैं, जैसे रिहंद है, चाहे उत्तरी कोयल है, उसकी हम लोग जो चर्चा करेंगे एक स्पेशल पार्ट के रूप में सोन नदी का, तब उसमें चर्चा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे हम लोग सिंधु तंत्र में पढ़े हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट नदियां थी उनके कुछ विशेषताएं जो पीटी में पूछने लायक हैं वो हम आप लोगों को बता देंगे। बाकी एक मैप आप लोग इसमें ध्यान रखें, क्योंकि हम पहले जब हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि जो क्वेश्चन कहाँ से इसमें कमीशन पूछ रहा है नदी तंत्र से, तो उसमें एक जो था वो उद्गम था, कहाँ मिल रही है, कहाँ पे वो उसका उद्गम हो रहा है, कहाँ पे वो उसका मुहाना है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, उत्तर से आके मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं, दक्षिण से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन कमीशन बना रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए आपको इतना समझें कि कौन कौन सी नदी कहाँ से आके इसमें मिल रही है। ठीक है, उसके बाद एक नदी यहां से आके मिलती है मिर्जापुर से, वो है आपका कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी की एक विशेषता है कि ये बिहार और यूपी दोनों की सीमा बनाती है, कर्मनाशा नदी। और उसके बाद एक नदी इसमें आके मिलती है, जिसका नाम है हुगली। ठीक है, हुगली एक गंगा की ही धारा है जो आगे जाके ये विरक्त हो जाती है और जाके भी बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। तो एक तरह से हुगली नामकरण दिया गया है। हुगली का एक विशेषता है कि इसको विश्वासघाती नदी कहते हैं। विश्वासघाती नदी क्यों कहते हैं? विश्वासघाती नदी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जल अचानक से बढ़ता है। अचानक से जब पश्चिम बंगाल में जब बंगाल की खाड़ी से ज्वार आते हैं और इसमें नदी का अचानक प्रवेश हो जाता है, और यहाँ पे अगर कोई अपना जैसे कोई नहा रहा है चाहे कुछ अन्य कार्य कर रहा है इस नदी में, तो जो अचानक से बंगाल की खाड़ी से उठने वाली धाराएं हैं वो बहुत तेजी से इस नदी में फ्लो होती हैं और ये यहाँ पे भर जाते हैं। बहुत लोगों की इसमें जान चली जाती है जो यहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है वो विश्वासघाती नदी के रूप में जाना जाता है। हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कारण उसका ये है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली लहरें अचानक इस नदी में प्रवेश कर जाती हैं और जन के वहाँ पे कार्यों को बाधित करती हैं, इसलिए इसका नाम विश्वासघाती नदी के रूप में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका गंगा नदी तंत्र। अब हम लोग थोड़ा एक एक करके गंगा नदी तंत्र की विशेषता जानते हैं, कुछ नदियों की, उसके बाद ही अगले तंत्र की बात करेंगे। अब एक बार थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी की जान, क्योंकि ये भी ऐसी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात हम लोग कर लेते हैं। ये है आपकी मानसरोवर झील। आप लोग देखे होंगे मानसरोवर झील जो है वो तिब्बत में है, यहां से ही आपकी सिंधु नदी निकली थी। ठीक है, मानसरोवर झील से ही आपकी सतलज नदी निकली थी और यहीं से ही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। तो मानसरोवर झील के आसपास एक ऐसे जो है कि तिब्बत के पठार का जो क्षेत्र है
वहाँ से कई नदियाँ, यहाँ से चीन के भी कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे सांगपो क्या बोलते हैं कि वांगहो नदी हो गई, वांगहो नदी हो गई, पीली नदी हो गई, इरावदी हो गई, ढेर सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक बार कमीशन ने आईएएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी हम चर्चा करेंगे उस क्वेश्चन की। वो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का एक स्टेटमेंट वो लोग एक लंबा सा दिए हैं, तीन चार लाइन का, उसमें वो पूछे हैं कि भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से तीन तरफ से एक एक नदियाँ निकलती हैं और वो उसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, कुछ उसकी अन्य विशेषता वगैरह वो बताए हैं। फिर पूछे हैं कि वो क्षेत्र कौन सा है। तो वो क्षेत्र ये मानसरोवर झील वाला नहीं है, वो क्षेत्र हम लोग बात करेंगे अमरकंटक वाला है। वो अमरकंटक, अमरकंटक से देखेंगे तीन नदियां यहां से निकली हैं। एक अभी हमने चर्चा किया आपकी सोन नदी की, एक नदी यहां से निकली है महानदी, ठीक है, और एक यहीं से आपकी नर्मदा नदी निकली है। तो एक ही जगह से तीन नदियां निकली हैं। यही आईएएस ने पूछा हुआ था कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां से तीन तरफ की नदियां निकलती हैं और तीन दिशाओं में जाती हैं, और ये एक अलग वो लोग कुछ अपना विशेषता वो लोग नोट किए हैं। उस क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन वो क्षेत्र पूछे थे कि कौन सा क्षेत्र है वो। ये क्षेत्र पूछ चुका है। ये क्षेत्र एक इंपॉर्टेंट है जो अभी कमीशन नहीं पूछा है, हो सकता है ये पूछ दे। तो मानसरोवर झील आप लोग याद रखें, ये क्षेत्र जो है तिब्बत के पठार वाला, यहाँ से ढेर सारी बड़ी बड़ी नदियाँ निकली हुई हैं, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे थे ब्रह्मपुत्रा नदी की। ये है आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी, इस तरीके से बहती है। ये है आपका मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से निकलती है उच्ची के आसपास से। और ये चूंकि ये तिब्बत है, तिब्बत में इसको हांगहो कहते हैं, हांगहो, तिब्बत में इस नदी को हांगहो कहते हैं। उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है, तब इसको दिहांग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका नामकरण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये जब तिब्बत में रहती है तो इसको हांगहो नदी कहते हैं, जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो उसको दिहांग नदी बोलते हैं, दिहांग, तब इसको दिहांग नदी बोलते हैं। और जब ये असम में प्रवेश करती है, असम में, तब इसको ब्रह्मपुत्र बोलेंगे, तब इसको ब्रह्मपुत्र बोलेंगे। असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, और तिब्बत में हांगहो बोलते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद जब ये आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। एक ही नदी है, इसके तीन चार नाम चार जगह पे बदले हुए हैं, इसलिए यहां से कमीशन क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, जमुना के नाम से आगे बढ़ती है ये। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, असम में इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में हांगहो के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन कमीशन ने बनाया था 2000 या तो मुझे थोड़ा आ रहा है, वो 2016 में क्वेश्चन पूछा था कि ये जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा का जो मोड़ है, ये किन कारणों से यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा मुड़ जाती है। कमीशन ने आईएएस ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा कारण है जो ब्रह्मपुत्रा नदी आगे न बढ़ के यहीं से मुड़ जाती है। तो उसका कारण ये है, वो एक शब्द यूज किए थे हिंदी में, वो शब्द आप लोग समझें क्या है वो शब्द है अक्षसंघीय नमन। अक्षसंघीय नमन, उन्होंने 4 ऑप्शन बनाया था, उसमें एक ऑप्शन था कि ये अक्षसंघीय नमन के कारण जो है वो दक्षिण की तरफ ये मुड़ जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। अक्षसंघीय नमन क्या है?
अक्ष संघी नमन का मतलब ये है कि ये यहाँ पे जो हिमालय है वो, जब हमने आप लोगों को हिमालय के बारे में पढ़ाया था भारत के भौतिक विभाजन के क्रम में, उस समय बताया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो हमने बताया था कि ऊपर से यूरेशियन प्लेट और दक्षिण से भारतीय प्लेट जब आपस में टकरा रहे हैं, जैसे ये भारतीय प्लेट है, ये मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है, ये जब आप आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है। इसी प्रेशर की जनरेट होने की वजह से यहाँ पर वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है, वलित पर्वत, ठीक है, इसको फोल्डेड माउंट कहते हैं। वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है, यही वलित पर्वत जो है वो हिमालय है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रेशर पड़ रहा है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपके कोने पे जो प्रेशर पड़ रहा है, इसी प्रेशर की वजह से ये यहाँ पे जो है हिमालय जो है वो बिखर गया है, मतलब टूट गया है, ये मुड़ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हिमालय का जो मुड़ाव है वो यहाँ पे ऐसे मुड़ा हुआ है। ये इसी मुड़ाव के कारण जब इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पे चूंकि हिमालय मुड़ गया है, उसके वजह से वो इससे यहाँ से मुड़ के फिर आगे बढ़ती है। अक्ष संघीय नमन के कारण ही, किसके अक्ष संघीय नमन के कारण? हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण ही ये दक्षिण की तरफ मूव करके आगे बढ़ती है, आगे नहीं अपने पूरब की तरफ आगे नहीं बढ़ती है, दक्षिण की तरफ मूव कर जाती है। आप लोगों को बात समझ में आ गई ना कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय के मुड़ने की वजह से ही मुड़ रहा है। और मुड़ने का कारण क्या है? जो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट का जो ऊपर नीचे की तरफ उसका जो दबाव है, प्रेशर है, उसकी वजह से हिमालय यहाँ टूट गया है, मुड़ गया है, और उसके मुड़ने की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी ही मुड़ गई है। तो अक्ष संघीय नमन के कारण ही ब्रह्मपुत्र नदी का ये मुड़ाव हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी में 2-3 बातें और हैं, जैसे जब ये ऐसे दक्षिण की तरफ बहती है तो कुछ चीज़ें इससे यहाँ पे जो है वो कुछ नदियाँ हैं, जैसे कुछ नदियाँ हैं जो सहायक नदियों के रूप में इसकी आके यहाँ पे मिली हुई हैं। एक है आपका मानस, ठीक है, एक है आपका मानस है, एक है लोहित, एक है आपका दिबांग। ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। एक कामेंगा नदी भी है, कामेंगा नदी भी है, ठीक है, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे तो फिर आगे इसकी चर्चा करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा एक एक करके, जैसे गंगा नदी की विशेषता हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। गंगा नदी की विशेषता की चर्चा करते हैं। गंगा नदी की विशेषता की चर्चा करने से पहले एक क्वेश्चन हम लोग आप लोगों से आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आप लोग बताएं उसमें आंसर क्या होगा। जरा आप लोग, कल ही हमने वो क्लास लिया था, आप लोगों से बताया था, और वो क्वेश्चन अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए। क्वेश्चन है कि पंबन द्वीप की सबसे पूर्वी सीमा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें ऑप्शन है आपका रामेश्वरम, दूसरा मन्नार, तीसरा पाक संधि, और चौथा है धनुषकोडी। धनुषकोडी, बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा?
बताइए आप लोग इसका क्या ऑप्शन होगा? धनुषकोडी होगा, मैंने कल ही बताया था। ठीक है, इसका धनुषकोडी होगा। एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग, आप लोगों का टेस्ट भी होता चले, पता चले कि आप लोग केवल वीडियो देख रहे कुछ पढ़ भी रहे हैं। एक क्वेश्चन कबीसन ने बनाया था कल के टॉपिक से, कल के टॉपिक से ही शायद वो था। वो क्वेश्चन था कि द्वीप कहाँ पाया जाता है? द्वीप कहाँ पाया जाता है? उसमें पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप। इसमें बताइए आप लोग द्वीप कहाँ पाया जाता है भारत में? गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में। ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोगों को गुजरात के खंबात की खाड़ी में था ये इसका आंसर है। चलिए गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं। गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं। गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं। इसका उद्गम कहां से है? उद्गम है इसका उत्तराखंड के उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी से जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री हिमनद गोमुख नामक स्थान से, गोमुख नामक स्थान से निकलती है ये। ठीक है, गोमुख नामक, गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से, जाह्नवी के नाम से। जाह्नवी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, जाह्नवी के नाम से ये आगे निकलती है। ठीक है, जाह्नवी के नाम से आगे निकलती है। उसके बाद जब ये आगे निकलती है तो उसके बाद हमने आप लोगों से बताया था कि एक पहाड़ी नदी विलांगना आकर इससे मिलती है और यहीं पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर। भागीरथी अभी गंगा का नाम नहीं दिया गया है, मैंने आपसे बताया था गंगा का नाम वो नीचे जब देवप्रयाग के बाद ही उसको नाम दिया गया है। अभी इसको जो है वो विलांगना नदी जब भागीरथी मिलती है तो टिहरी बांध का निर्माण होता है और फिर ये भागीरथी के नाम से भागीरथी प्लस अलकनंदा, ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तब यहाँ पर देवप्रयाग का निर्माण होता है। देवप्रयाग का निर्माण होता है और यहीं से ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। यहीं से गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, यहां से जब ये गंगा इसको नाम दिया जाता है देवप्रयाग के बाद से,
यहाँ से इसको गंगा नाम दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद ये हरिद्वार में पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है। इसके बाद पहली बार ये हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। पहली बार हरिद्वार में ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अगली विशेषता इसकी, ये यहीं से आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल में इसी नदी पर फरक्का बांध, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फरक्का बांध का निर्माण किया गया है। फरक्का बांध का निर्माण किया गया है। इसी नदी पर आगे बढ़ते हुए फरक्का बांध का निर्माण किया गया है पश्चिम बंगाल में। किस नदी पर? गंगा नदी पर। ठीक है। आप लोग देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें जो पूरब से आने वाली अन्य विशेषता है इसकी, पूरब से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में मेघना नदी, बांग्लादेश में मेघना नदी से मिलते हुए गंगा में मिलती है। गंगा में मिलती है तो ये मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी किस नाम से अंत में जो ये क्या बोलते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो किस नाम से गिरती है? तो मेघना के नाम से गिरती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी एक अन्य विशेषता है कि मेघना के नाम से जब ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये विश्व के विशालतम डेल्टा का निर्माण करती है। विशालतम डेल्टा का निर्माण करती है। विशालतम डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। ये गंगा से निर्मित किया गया विशालतम डेल्टा है विश्व का। ठीक है। और ये चापाकार डेल्टा है। ये चापाकार डेल्टा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कमीशन पूछ सकता है इसको। ये चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या है? जब कोई नदियां बहती हैं तो अपने साथ वो ढेर सारे मलबे को लेकर आगे बढ़ती है। मिट्टी हो गया, कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, तो ढेर सारी उसके बहाव क्षेत्र में जो भी चीज़ें आती हैं उसको लेके वो बढ़ती हैं। लेकिन जब वो सागर में मिलने लगती हैं, जैसे कोई नदी बह रही है और यहाँ पे मान लीजिए सागर है, और यहाँ पे जब ये बहती हैं तो अपने साथ ढेर सारे मलबे को लेके आगे बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ जाते जाते
इनके जो पानी की क्षमता है, जो बहाव की क्षमता है, यहाँ पे प्रवेश करते करते कम हो जाती है। तो अपने इस क्षेत्रों में वो अपने द्वारा लाए गए मलबे को इकट्ठा करती हैं, डंप करती हैं यहीं पे, और इसके बाद फिर कई सारे धाराओं में धीरे धीरे ऐसे बह के फिर यहाँ पे ये प्रवेश करती हैं किसी भी सागर में। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सागर में प्रवेश करने से पहले नदियाँ विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती हैं और अपने मलबे को डंप करती हैं, ऐसे क्षेत्र को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। आप लोग समझ में आया कि नहीं डेल्टा क्या होता है? डेल्टा मतलब नदियों द्वारा जो अवशेष लाए गए हैं वो एक जगह डंप किए जाते हैं और अपनी नदी जो धाराएं हैं उन धाराएं जो हैं वो कई पार्ट में डिवाइड होके फिर आगे बढ़ती हैं और धीरे धीरे करके वो सागर में विलीन हो जाती हैं। ऐसे क्षेत्र में ये डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो गंगा की जो डेल्टा है वो विश्व की विशालतम डेल्टा है। हाँ, यहाँ पर मैग्रोव प्रकार की वनस्पति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। मैग्रोव प्रकार की वनस्पति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। एक ये विशेषता हो गई इसकी। एक और विशेषता है, जो ये सुंदरवन जो डेल्टा का निर्माण करती है, उस डेल्टा को गंगा द्वारा निर्मित डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ये सुंदरवन डेल्टा जो है वो विश्व की विशालतम डेल्टाओं में से एक है। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। जो गंगा द्वारा विश्व की सबसे विशालतम डेल्टा का निर्माण होता है वो सुंदरवन डेल्टा होता है। इसके द्वारा वहाँ पे जो वनस्पतियाँ निर्मित होती हैं वो मैग्रोव प्रकार की निर्मित होती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मैग्रोव प्रकार की वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती हैं। ये सब कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को इससे मिल जाएंगे। पुलिस में इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक गंगा नदी का एक विशेषता स्पष्ट हो गई। उसके बाद फिर कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, उसको भी आप लोग समझ लें। फिर अगले क्लास में हम लोग कुछ और बड़ी नदियों की चर्चा करेंगे। जैसे एक सोन नदी आती है। सोन नदी आती है, ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, ये दक्षिण से गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक तो इसकी रिहन सहायक नदी है, उसके बाद उत्तरी कोयल भी इसकी एक सहायक नदी है। ठीक है, रिहन एक सहायक नदी है और उत्तरी कोयल इसकी एक सहायक नदी है। इसको आप लोग नोट कर लें। ठीक, उसके बाद जो एक अगली नदी है जो उसी में आता है वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी क्या विशेषता पाई जाती है? मैंने आपसे बताया, नंबर 1 ये मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर से इसका उद्गम होता है और मिलती कहाँ है? गंगा में। ठीक है, ये कई नामों से जानी जाती है। इसमें सांगपो तिब्बत में बोलते हैं। उसके अलावा
हांगहो, इसको अरुणाचल में बोलते हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा, इसको असम में बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा इसको असम में बोलते हैं। और उसके बाद फिर इसको जमुना बांग्लादेश में बोलते हैं। इसको जमुना बांग्लादेश में बोलते हैं। इसका नामकरण हो गया। उसके बाद इसकी जो विशेषता है, इसमें एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण होता है। ये असम में है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, उसके अलावा जो ब्रह्मपुत्रा की और विशेषता है वो क्या है, इसका जो ये अक्ष संघी नमन के कारण दक्षिण की तरफ घूमती है, दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, अक्ष संघीय नमन के कारण ये दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। ये इसकी समान विशेषता हो गई। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, मैंने आपको बताया था। जो इसकी सहायक नदियां हैं वो वो कौन कौन सी हैं? एक कामेंगा है, लोहित है, दिबांग है, माजुली है। माजुली एक नदी भी है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा आप लोग। माजुली है, ठीक है, मानस है। ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे वो कुछ और महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं आप लोगों से।